द प्रिंट में आपका स्वागत है। जोधपुर में हुई ईद पर हिंसा से लेकर राहुल गांधी के वीडियो पर बीजेपी के हंगामे तक और मुद्रास्फीति से लेकर पीएम मोदी के यूरोप दौरे तक पिछले हफ्ते आपने हमें ढेर सारे दिलचस्प सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही सवालों की चर्चा करेंगे। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर आज के एपिसोड शुरू में। होते हैं फिर चलिए शेखर शुरू हो जाते हैं। फिर सबसे पहला जो हमारे पास सवाल आ रहा है, इनका यूजर नेम है स्टार, ये हमारे मेंबर है। इसी बात पे आपको याद दिला दूं कि आप भी हमारे मेंबर जरूर बनिए। शेखर, इनका जो सवाल है वो है कि हाल ही में जोधपुर में जो क्लैशेस हुए हैं, अब ये पूछ रहे हैं आपको नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अन्य राज्यों के मुकाबले इसे अच्छे से हैंडल कर रहे हैं? जैसे कि योगी कहते हैं कि एक भी दंगा नहीं हुआ है, उनकी बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, उनके यहाँ दंगे अभी नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन वो एक बहुत सख्ती से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और कई बार ऐसे लगता है कि एक तरफा करते हैं। जैसे जब सीएए के समय जब बहुत वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे, तब जो उनका जो एक्शन था वो बिल्कुल एक तरफा था। तो उससे आप समझें कि जो माइनॉरिटी है वहाँ पे, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके दिमाग में खौफ है। तो जब एक के दिमाग में खौफ है, फिर दूसरा, तो फिर थोड़ा जिसको कहते हैं कि साइलेंस ऑफ द ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। तो कुछ तो वैसे है, लेकिन कुछ उनका लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है और इफेक्टिवनेस भी है, क्योंकि उनके पास बड़ी मेजॉरिटी भी है, बड़ा बहुमत है, और वो खुद भी बड़े स्ट्रांग नेता हैं। तो जो गहलोत हैं, उनकी तो अपनी कुर्सी डामाडोल है कांग्रेस पार्टी में ही, क्योंकि सचिन पायलट तो उनको पीछे से धक्का दे रहे हैं, और जैसे कांग्रेस पार्टी की भी हालत है, सब एक दूसरे की कुर्सी को धक्का दे रहे हैं, और जिस आदमी की कुर्सी है वो यहाँ है ही नहीं, वो दुनिया भर घूमता है। तो उनकी हालत इतनी स्ट्रांग नहीं है। दूसरी बात ये कि जैसे बीजेपी और जो बीजेपी की जो हिंदुत्व की फोर्सेस हैं, वो जहाँ कांग्रेस की सरकार होती है वहाँ ज़्यादा एक्टिव होती हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जो हो रहा है राजस्थान में, जालौर में हुआ, जोधपुर में हुआ, उसके पहले हुआ, ये सब शर्म की बात है। और ये कांग्रेस के लिए भी शर्म की बात है कि कांग्रेस के राज में जबकि वो इतनी निरपेक्षता की बात करते हैं, और राजस्थान में कोई इतनी ज़्यादा कोई कभी टेंशन रही नहीं। ये नहीं है कि जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरह का इलाका होता है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में वहाँ पे हो जाना कांग्रेस के लिए भी शर्म की बात है। और मैं कहूँगा कि राजस्थान का जो प्रशासन है, राजस्थान के जो मजिस्ट्रेसी है, आईएएस ऑफिसर हैं, जो पुलिस है, आईपीएस हैं, उन सब के लिए शर्म की बात है। कोई वहाँ जंगल नहीं है, कोई वहाँ पहाड़ नहीं है कि छुपे छुपाए कुछ हो जाए। दिन भी त्योहार का था, जब आपको पता है जिस दिन खींचातानी होती है, तो इसको काबू करना चाहिए था, और ये उनका एक फेलियर है। बिल्कुल। जो अगला सवाल है वो आ रहा है मानस शर्मा का। वो पूछ रहे हैं कि कई नेता ऐसे होंगे जो विदेशों में जाते होंगे, पार्टी करते होंगे, पर हर बार राहुल गांधी ही क्यों पकड़ में आते हैं और फिर इतना हंगामा क्यों होता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी का एक टारगेट बनाया हुआ है सोशल मीडिया ने भी और बीजेपी ने भी, और बीजेपी के पास सोशल मीडिया में बहुत अच्छी पकड़ है जी, तो वहाँ भी बनाया हुआ है। दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी की अगर पार्टी ठीक चल रही होती, अगर उनकी पार्टी कुछ कुछ जीत भी रही होती, तो ये सारी बातें नहीं होती। क्योंकि फिर आप कहेंगे ठीक है, मैं पार्टी भी कर रहा हूँ, लेकिन देखिए मेरी पार्टी भी चल रही है। लेकिन अगर आपकी पार्टी तो होती रहे और पार्टी ना चले, पार्टी तो उनके पैदल भी नहीं चल रही है, उसका बिल्कुल ही हाल खराब है। अगर आप अभी देखें तो तमिलनाडु में जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, ज़्यादातर जगह में बीजेपी के वोट कांग्रेस से ज़्यादा। या अभी गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, वहाँ लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से बेहतर किया है जी। तो ये सब कांग्रेस के राज्य हैं। और मुझे लगता है कि इस साल जो गुजरात में चुनाव होगा, वहाँ भी आम आदमी पार्टी, गुजरात में और हिमाचल में, दोनों राज्यों में सीधी कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होती है, और बीजेपी सत्ता में है और दोनों में कई टर्म से है। तो ऐसे में लगता है कि आम आदमी पार्टी फिर कांग्रेस पार्टी के वोटों में वोट ले जाएगी, सेंध लगा के वहाँ से। तो आपकी जब पार्टी का इतना बुरा हाल है, और आप, ये बिल्कुल वही है, मैं बार बार एक बात को कहता हूँ कि आग लगी हमारी झुपड़िया में हम गावे मल्हार, है ना, कि मेरी झोपड़ी में तो आग लगी हुई है, हम तो लेकिन पार्टी कर रहे हैं। तो इसलिए उनको ये बात ज्यादा चिपकती है। अब कुछ बात आज देखें, पार्टी करने की बोरिस जॉनसन को भी चिपक गई जी, पर वो इसलिए चिपकी कि उन्होंने पार्टी करी कोविड के टाइम, जब सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। लेकिन वो भी बेशर्मी से उसको निकाल रहे हैं, क्योंकि सत्ता हाथ में है, पार्टी जीती हुई है, और पार्टी को भी पता है कि इनके बिना आसानी से जीतेंगे नहीं। तो जब आपके हाथ में सत्ता होती है और आप लगे कि आप जीत रहे हैं, तो जिसको हम कहते हैं कि एवरीबडी सैल्यूट्स ए विनर,
जी। हाँ, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन उतरते सूरज को कौन सलाम करता है? सब उसको उल्टा सीधा बोलते हैं और उसके मीम बनाते हैं, उसके ऊपर ट्वीट करते हैं, और उतरता सूरज अगर पार्टी करे तो फिर और हंसी मजाक का मौका मिल जाता है। तो ये बात है। इसमें ये नहीं कहूँगा कि उनको कोई विक्टिम फील करना चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि वो करने क्या आए हैं, वो राजनीति कर रहे हैं या सिर्फ अपना उनको एक सामान्य नागरिक की तरह जीवन बिताना है। उसमें कोई बुरी बात नहीं सामान्य नागरिक की तरह जीवन बिताना, लेकिन उनकी पार्टी ऐसी है जिसमें किसी को मालूम नहीं कि प्रेसिडेंट कौन है इतने दिनों से। जी बिल्कुल, इसी से जुड़ा जो दूसरा सवाल आ रहा है वो आ रहा है प्रसून पांडे का, जो पूछ रहे हैं कि स्मृति ईरानी के वायनाड जाने और राहुल गांधी के उसी दिन नेपाल में एक पार्टी में ट्वीट किए गए वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये अब स्मृति ईरानी वायनाड क्यों गई मुझे नहीं पता, कि वो पहले से प्लान था, ये उनको पता लगा कि वो नेपाल जा रहे हैं तब उन्होंने किया, क्योंकि अब सरकार कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, अब सरकार बीजेपी के पास है। तो चाहे उनके पास एसपीजी ना भी हो, लेकिन उनके पास सिक्योरिटी तो है, तो कुछ ना कुछ खबर तो जाती होगी कि वो जाने वाले। तो हो सकता है पता हो कि वो जा रहे हैं 2-4 दिन के लिए बाहर। तो उनकी जो अब क्षेत्र है, पहले आप देखिए कि उनका अमेठी में हराया, अब उनको अगर चढ़ाना हो तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जब वो बाहर कहीं शादी में गए हों और उनकी फोटो वोटो आए, तब वो आपके नए क्षेत्र में पहुंच जाए वहां पे। जी। तो ये नहीं होगा इससे कि वो जाके उनको वहां पे हरा देंगी, वो नहीं होने वाला वायनाड में। लेकिन ये एक दिखाने वाली बात है कि देखिए, हम तो आपके इलाके में घूम रहे हैं, ये आपका क्षेत्र है, आप यहाँ के एमपी हैं, आप यहाँ कुछ कर नहीं रहे हैं, और मैंने तो आपको वहां पे हराया था इतना दूर, फिर भी मैं यहाँ पे आई हूँ। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलता है, मनोवैज्ञानिक लड़ाई चलती है। अगला जो सवाल है वो रगनार का आ रहा है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर। इनफैक्ट इस बार हमें काफ़ी सवाल इस पे आए थे। वो पूछ रहे हैं कि आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत के रैंक में गिरावट के बारे में क्या सोचते हैं। वो कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो किस माध्यम से अपने कंक्लूजन पर पहुंचती है। देखिए, इसमें मेथोडोलॉजी जो है वो ये साफ नहीं बताते हैं, लेकिन ज़्यादा ये जो करते हैं, ये हर देश के पत्रकारों से, उनके जो पत्रकारों की संस्थाएं होती हैं उनसे बात करके करते हैं। अब सच बात यह है कि मैं दिल पे हाथ रख के बोलूं तो 150 भारत नहीं बनता है, क्योंकि कितने देश भारत से पहले हैं। कम से कम भारत में, मैं ही नहीं कह रहा कि समस्याएं नहीं है, समस्याएं बहुत है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे गलत समझ जाए कि मैं बोलूँ समस्याएं नहीं है। जी। लेकिन सिर्फ यही बात कि हम यहाँ डिस्कस कर पा रहे हैं, हम डिबेट कर पा रहे हैं कि हमारी 150वीं पोजीशन क्यों हो गई है कि नहीं है, क्या गड़बड़ है, यही दिखाती है कि ये पोजीशन 150वीं तो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत देश जो भारत से आगे दिखाए गए वो ऐसे हैं जहाँ पे मीडिया है ही नहीं जी। और जहाँ पे ऐसा कोई डिस्कशन भी नहीं कर सकता। वहाँ लगता नहीं कि वहाँ पे ये रिपोर्ट भी पब्लिश हुई होगी कहीं पे। अच्छा। लेकिन ये कहने के बाद ये भी कहना ज़रूरी है कि भारत में जो प्रेस फ्रीडम की, आज़ादी की स्थिति है वो ख़राब है और साल दर साल बदतर हुए जा रही है, क्योंकि बहुत सरकारें अब केसेस फाइल कर रही है पत्रकारों के खिलाफ। और केसेस भी एक ज़माने में, हमारे ज़माने में होते थे मानहानि के, डिफेमेशन के या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, लेकिन अब तो शुरू हो गया सेडिशन, राष्ट्रद्रोह, और अब शुरू हो गया 295, 505 कि आप दो कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा कर रहे हैं। तो अब इन सब में लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट करके, और आपको कोई खास पसंद ना आए, खास करके कोई माइनॉरिटी का हो, कहीं और का हो, तो उसके ऊपर युआपा, एनएसए वगैरह डाल के उसको हमेशा के लिए डाल दिया जाता है। अब देखिए, वो सिद्दीक कप्पन जो भी है वो कुछ करते हुए तो नहीं पकड़ा गया। अब आप सिर्फ यही कह रहे हैं कि उसके दिमाग में खुराफात थी। अब दिमाग में खुराफात किसने देखी है? दिमाग में तो मैं आपके दिमाग में कुछ भी पढ़ सकता हूँ, आप मेरे दिमाग में कुछ भी पढ़ सकती हैं। तो ये इन सब बातों से भारत की छवि दुनिया में बहुत खराब हो रही है और भारत में पत्रकारिता पे हर तरह का दबाव है जो भारत में नहीं होना चाहिए। अब ये कहना कि जी पाकिस्तान हमारे से पीछे, अरे पाकिस्तान तो हमसे सबसे पीछे है, लेकिन अगर पाकिस्तान से हमारी स्पर्धा रहेगी तो फिर हम तो अपने लिए बार बहुत नीची सेट कर रहे हैं। जैसे पर कैपिटा इनकम है अभी, उसमें बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, उन्होंने कहा 1 साल निकला, अगले साल ठीक हो जाएगा। अब IMF की नई रिपोर्ट आ गई, उन्होंने कहा ना सिर्फ ये अगले साल भी बढ़ेगा, ये अगले 5 साल तक तो बढ़ता रहेगा भारत से। जो भारत का औसत आमदनी है एक भारतीय की और औसत आमदनी जो बांग्लादेशी की है, उसमें फ़र्क और बढ़ता रहेगा, बांग्लादेश और आगे जाता रहेगा और 2026 तक तो ये ऐसे ही चलेगा ट्रेंड। उसके बाद भी कोई ऐसे इम्कान नहीं है कि ये बदल जाएगा।
तो लोग उस पर बहुत नाराज हो गए कि देखिए, फिर कहते हैं पर पाकिस्तान से तो आगे, अरे पाकिस्तान से ही कम्पीट करना है तो फिर हम क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेलने क्यों जाते हैं? फिर हम जिम्बाब्वे से खेलते हैं, आयरलैंड से खेलते हैं, नेपाल से खेलते हैं, सबके चैंपियन हो जाएंगे। जैसे कहते हैं एशियन गेम्स में क्यों जाते हो, मेडल नहीं मिलते, थोड़े से मेडल मिलते हैं, या ओलंपिक्स में दुनिया के जाते हो थोड़े से मेडल मिलते हैं, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स कर लेते हैं, हमारे 150 मेडल मिल जाएंगे, तो टॉप ऑफ द टैली। तो ये भारत में जो प्रेस की आज़ादी की स्थिति है, भारत के लिए शर्म की बात है। और हम लोग बोले कि हमको आज़ादी है, लेकिन हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं जी, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, हम इंग्लिश में काम करते हैं, इतने साल काम कर चुके हैं, हम मेन स्ट्रीम एक तरह से हैं। लेकिन अगर आप हमारे राज्यों में जाएं और जो हमारे नए ऑर्गेनाइजेशंस देखें, और वैसे भी जो हमारे मीडिया में कुछ जो हमारी समस्याएं हैं वो अंदर से भी आई हैं मीडिया के। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में या तो जो मालिक हैं वही एडिटर हो गए। अब ये मत कहिएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप द प्रिंट के एडिटर हैं, है ना? पर ये तो खैर मैंने बहुत लेट लाइफ में क्योंकि कुछ शुरू किया है इसलिए एक स्थिति है। लेकिन जो भारत के लेगेसी अखबार हैं उनमें भी या तो अब ओनर हैं, जो मालिक हैं वो खुद एडिटर है, खास करके भारत के भाषाओं के अखबार जो हैं। कुछ अपवाद हैं अच्छे, जैसे दैनिक भास्कर है, उसमें वो प्रोफेशनल एडिटर्स को चलाने देते हैं। और कुछ में ऐसा है कि जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने एडिटर ऐसे चुने हैं अब कि फैशन हो गया है कि वो बैकरूम के एडिटर्स हैं, तो ना उनकी बाईलाइन के नज़र आती है, ना उनकी आवाज़ के नज़र आती है। तो आजकल के जो मालिक हैं उनको भी हाई प्रोफाइल एडिटर से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। अच्छा। तो एक ये ज़रूर हुआ है कि जो एडिटर का स्टैचर था, एडिटर की पावर थी, वो भारत में कम हुई है, और उससे फिर फ़र्क पड़ता है सारे पत्रकारों की फ्रीडम के ऊपर भी। तो ये सारी बातें हैं। कुछ इसमें आर्थिक समस्याएं भी हैं, क्योंकि अब देखिए कि हम कितने लोग डिजिटल में जा रहे हैं। आप कितने लोग डिजिटल में देखते हैं? आप मुझे बताइए कितने लोग टीवी देखते हैं और कितने लोग डिजिटल देखते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, सब में। लेकिन डिजिटल आपको मुफ्त में मिलता है जी। अब द प्रिंट आप पढ़ें आपको मुफ्त में मिलता है। पर आप सोचें कि ये सब करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। मैं चाहे बिना तनख्वाह के काम करूं, पर अपूर्वा को तो सैलरी मिलती है ना। अपूर्वा जैसे होते हैं यहाँ पे 105 अभी और है हमारे पास में, तो इस सब में खर्चा होता है। तो इसमें जब तक भारत में अगर आपको आज़ाद प्रेस रखनी है तो ना सिर्फ ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सरकार उसमें दखल ना दे, पुलिस आपको परेशान ना करे, गुंडे आपको परेशान ना करे, माफिया, बाहुबली, ये सबकी समस्याएं होती हैं हमारे देश में जी। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आर्थिक रूप से हम स्वतंत्र रहें, और वो तभी हो सकता है जब आप जैसे लोग सब्सक्रिप्शन में जो भी आप मीडिया पढ़ते हैं, जहाँ भी या देखते हैं, वहाँ आप उसकी कीमत चुकाएं। आप अखबार भी खरीदते हैं तो हिंदी के अखबार भी अब 6-8 रुपए के हैं जी। हिंदू मेरे ख्याल 12 रुपए का है। तो अखबार तो आप रोज इतना पैसे देके खरीदते हैं, तो आप डिजिटल में मुफ्त क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि देखिए कि इंग्लिश में चीज़ कहते हैं कि जब कोई चीज़ फ्री मिलती है आपको तो प्रोडक्ट फिर आप हैं, जी। आप बेचे जा रहे हैं। तो ये बात भी समझने की है। अगला जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है ध्रुव सिंह का, जो कि हमारे मेंबर, ऐसी बात पे एक बार फिर आपको याद दिला दूँ, आप हमारे मेंबर भी बने, हमारा सब्सक्रिप्शन भी लें, क्योंकि अच्छी पत्रकारिता के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। शेखर, ध्रुव पूछ रहे हैं कि फ्रीडम रैंकिंग, हैप्पीनेस इंडेक्स जैसे प्रकाशनों को प्रकाशित करने वाले ये विदेशी फाउंडेशन कितने विश्वसनीय हैं? देखिए, ये कितने विश्वसनीय है कि नहीं है ये बात एक अलग है। ये तो श्रद्धा की बात है, जो विश्वास करेगा वो करेगा, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। लेकिन जो ये एक देश के लिए करते हैं वो ये सब देशों के लिए करते हैं जी। तो इसमें भी अगर आप देखें तो जैसे दुनिया में सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है, सबसे अमीर, सबसे बड़ी फाउंडेशंस वाला, सबसे ज़्यादा पैसे वाला, वो अमेरिका है। तो अमेरिका को भी टॉप 10 में आमतौर पे नहीं आता है मीडिया फ्रीडम में। ये डेनमार्क वगैरह आते हैं टॉप 1-2 में। तो ये मैं कहूँगा कि जो एक मापदंड हैं ये सबके लिए एक जैसे हैं, तो उसमें हमें इसमें नहीं घुसना चाहिए। कोई खास करके भारत को टारगेट नहीं कर रहा है, अपने आप को भी हमें इतना बड़ा लेजेंड नहीं समझना चाहिए। ठीक है, हम बड़े धाकड़ देश हैं जी। पर सारी दुनिया हमारे पीछे लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना हमें कुछ परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए।
अगला सवाल जो है वो ब्रिजेश ठकरार का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी और डेनमार्क के पीएम के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल लेने से भारत के इनकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने कभी सवाल नहीं लेते हैं। और ये समस्या आती है जब दूसरा राष्ट्राध्यक्ष उनके साथ होता है। तो जैसे अमेरिका में हुआ, जैसे ट्रंप के साथ थे, तो ट्रंप ने सवाल लिए, मोदी जी ने नहीं लिए। अब फिर बुरा लगता है कि एक ले रहे हैं, दूसरा नहीं ले रहा है। खास करके उस देश का पत्रकार अगर आपको सवाल पूछे, फिर आप क्या करें? अपने देश का पत्रकार तो शायद डर जाएगा, ये पहले बोल देंगे बेटा पूछना नहीं तो अगली बार लेके नहीं जाएंगे, या अगली बार आपको एक्सेस नहीं मिलेगी, लेके तो आजकल कोई जाता नहीं वैसे भी। तो ये पहले हुआ था, जैसे जर्मनी गए थे जब एंगेला मर्केल थी, तभी यही बात हुई थी कि भारतीय पक्ष से कहा गया था कि सवाल ना लिए जाएं, पर एंगेला मर्केल ने कहा मैं तो लूंगी, आप मत सवाल लीजिए, मैं तो सवालों का जवाब दूंगी। अब इस केस में डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने इस बात पर इंसिस्ट नहीं किया। पर आप अगर मुझसे पूछेंगे, जो मेरा व्यू तो यही है कि प्रधानमंत्री को सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि देने से छवि नीची नहीं होती, छवि ऊंची होती है। अगला जो सवाल है वो सुशावन दास का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी टीएन अध्यक्ष, तमिलनाडु के अध्यक्ष अन्नामलाई के श्रीलंका दौरे के बारे में बताएं और तमिलनाडु की घरेलू राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, तमिलनाडु में जो मैंने पहले बोला था, इस बार जो चुनाव हुए थे लोकल बॉडीज के, जो ज्यादा शहर होते हैं, बीजेपी के कुछ वोट आए थे। अब उससे ज्यादा कितने हो सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बीजेपी वहां कांग्रेस के जितने वोट मान लीजिए एक दिन ले जाए तो कांग्रेस वहां से खत्म हो जाती है। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि वहां से कांग्रेस को अगर खत्म करती है तो आज के दिन देख लीजिए, कांग्रेस के जो 52 सीटें हैं उसमें से 10 या 11 तमिलनाडु से, तो वो भी गई। तो और फिर बीजेपी को भी लगेगा कि हमारा सारे देश में फुटप्रिंट है। फिर बीजेपी की वहां पे एडीएमके के साथ मिली भगत है, और क्या भरोसा है कल को डीएमके के साथ हो जाए, क्योंकि वहां पे तो सब ये सेकुलर अलायंसेस होते हैं। मतलब कभी सेकुलर इन द सेंस के कोई कभी किसी के साथ, कोई कभी किसी के साथ। एडीएमके और डीएमके दोनों ही बीजेपी के साथ भी रहे हैं और दोनों ही कांग्रेस के साथ भी रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं है, कोई कहीं भी जा सकता है। जिसको अब मैं हिंदी में नहीं समझ आ रहा क्या कहूँ, जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोमिस्क्यूटी है फुल्ली, कि बिल्कुल स्वच्छंद एक तरह का वातावरण है, कहीं भी जाए, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो उनको लगता है कि हमारे अगर 7-8-10% वोट हो जाएं यहाँ पे, तो शायद जो यहाँ जीती हुई पार्टी है वो हमारे साथ आए कांग्रेस के बिना। और बीजेपी को देखिए कि वो देश में हर जगह हाथ पैर मारती रहती है। सिर्फ वहीं पे नहीं जहाँ पे उसके आने का चांस होता है। पंजाब में भी उन्होंने बहुत, प्रधानमंत्री कई बार गए, हालांकि 2 सीटें आई मारपीट के पंजाब में। जी, अगला जो सवाल है वो नम्र पटेल का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या बेकाबू मुद्रास्फीति मॉडर्न लोकतंत्रों के लिए सबसे बड़ा खतरा है? वो बोल रहे हैं कि सम्मानित सेंट्रल बैंक्स द्वारा अत्यधिक मात्रा में रिजर्व करेंसी को छापने की यह प्रवृत्ति उनके देशों को आर्थिक रूप से कहां ले जाएगी, और ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर यूएस फेड द्वारा छापे गए खरबों डॉलर का क्या परिणाम होगा? देखिए, अभी जो दुनिया भर में जो मुद्रास्फीति हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, इसके लिए एक बड़ा कारण अमेरिका है। क्योंकि अमेरिका ने पैंडेमिक के टाइम इतने नोट छापे क्योंकि वो रिजर्व करेंसी है, जैसे कि नम्र पटेल जी ने कहा। तो रिजर्व करेंसी का मतलब आप छाप रहे हैं, फिर दुनिया भर के लोग आके आपके बॉन्ड खरीदते हैं। तो अगर आप अभी देखिए तो $1.5 ट्रिलियन, मतलब भारत की सारी जीडीपी के आधे से भी थोड़ा सा ज्यादा, उतने के बॉन्ड चीन ने अमेरिका के खरीदे हुए हैं। जो भारत का $600 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हालांकि वो $42 बिलियन अभी कम हो गए, पहले करीब 650 थे, वो कम इसलिए हो गए क्यों, बताता हूं मैं आपको। तो उसमें से भी काफी पैसा अमेरिकन बॉन्ड्स तो दुनिया भर के देश, क्योंकि वो रिजर्व करेंसी है, अपने पैसे को डॉलर में रखना चाहते हैं, इसलिए वो अमेरिकन बॉन्ड्स खरीदते हैं। तो इसलिए अमेरिकन बॉन्ड्स पे आमतौर पे ब्याज ना के बराबर होता है। तो अब उन पर ब्याज बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिका में मुद्रास्फीति बढ़ रही है। जब उस पर बॉन्ड पर ब्याज बढ़ता है तो ये बड़ी उल्टी गंगा बहती है। आप तो सोचेंगे, हम और आप जो मध्यम वर्ग से, जो हमारे माँ बाप ने 4 पैसे बचा के प्रोविडेंट फंड में हमें पढ़ाया है, तो हम तो सोचेंगे यार ब्याज बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बॉन्ड पर ब्याज पड़ता है तो जो बॉन्ड इन्वेस्टर होता है उसके लिए बुरा होता है, क्योंकि जैसे बॉन्ड पे यील्ड बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, वैसे ही बॉन्ड की वैल्यू घटती है। अब आप मुझसे पूछेंगे क्यों, तो मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। अगर कंफ्यूजन लगे तो बताइएगा, मैं दोबारा कोशिश करूंगा।
जब बॉन्ड की ऑक्शन होती है, मान लीजिए भारत सरकार अपना 10 ईयर बॉन्ड की ऑक्शन करती है, तो कहते हैं 10 ईयर बॉन्ड 100 रुपए का बॉन्ड है एट कूपन रेट ऑफ, मान लीजिए वो बोलेंगे 5%। ओके। तो आप कहेंगे ठीक है, ये 5% पर मैं ले रहा हूँ, तो मैं 100 रुपये डालूंगा तो मुझे 5 रुपये मिलेंगे। लेकिन इस समय मार्केट में, क्योंकि जो सरकारी बॉन्ड होता है वो टोटली सेफ होता है, कभी कभी होता है जब सरकार लुढ़क जाए, जैसे कि अब लंका की लुढ़क गई, पर वो ऐसे देशों में ही होता है और बड़े देशों में नहीं होता है। तो फिर लगता है कि यार ये जो मुझे 5% मिल रहा है, ये तो जो बैंक में मिलता है उससे ज्यादा है। बैंक में मिलता है 4%, ये 5, ये बैंक में मिलता है 6%, यहाँ 5% मिल रहा है, लेकिन सॉवरेन गारंटी है, ये देश का पैसा है। तो मैं इस बॉन्ड को 5% की जगह 4% यील्ड पे भी ले सकता हूँ। तो वो उस बॉन्ड के 100 रुपए के बॉन्ड की, क्योंकि उसकी बोली होती है, 105 रुपए दे देता है। फिर मान लीजिए कल को मार्केट में इंटरेस्ट रेट और घट जाए, जैसे इंटरेस्ट रेट और घटते हैं वैसे उस बॉन्ड की वैल्यू और बढ़ जाती है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तब उस बॉन्ड की वैल्यू घटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो आपने पहले प्रीमियम दी थी उस बॉन्ड के ऊपर, उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है बॉन्ड की वैल्यू घटती है। तो जो और देशों ने अमेरिका के बॉन्ड लिए हुए थे उनकी नेटवर्थ रिजर्व्स की कम हो गई, जैसे भारत की भी 42 बिलियन डॉलर कम हो गई, और वो सारा पैसा मार्केट में आपने डाला ही हुआ है अमेरिका में। उसी टाइम पे अमेरिका ने चीन से आने वाले जो आयात थे, उनके यहाँ बहुत भारी आयात होते थे, उनके ऊपर एडिशनल ड्यूटीज लगा दी कि चीन को हमने फिट करना है, तो उस पर टैक्स लगा दिए। वो टैक्स तो आपने लगा दिए, लेकिन उसकी वजह से वही सामान आपके लोगों के लिए महंगा हो गया। तो ये दोनों तरफ से आपको चपत पड़ी। और पैंडेमिक में वैसे समस्या थी, और पैंडेमिक में नोट छाप के आपने सबको बांटे, सबके घर में चेक भेजे, लोगों ने खर्च करने जाता है इंसान अमेरिका में तो क्या खरीदता है, चीनी चीजें खरीदता है। तो ये सबको मिला के, और इससे फिर सारी दुनिया पर असर हुआ, और वो अब एक तरह से चेन रिएक्शन हो गया है। और जैसे आप देखें कि जब कंगाली में आटा गीला कहते हैं ना, तो लिटरली आटा गीला ही हो गया है यहाँ पे, कि दुनिया में सबसे बड़ा जो गेहूं का एक्सपोर्ट होता है जी, वो यूक्रेन से होता है, 7-7.5 मिलियन डॉलर हर साल, और रूस से होता है। दोनों में अब लड़ाई शुरू हो गई, और जो बंदरगाह थे वो बंद हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ाई में उनकी गेहूं की खेती नहीं होगी, लेकिन बंदरगाह बंद हो गए, तो वहां से आना जाना बंद हो गया। फिर आपने रूस का सैंक्शन लगा के ऑयल और गैस बंद कर दिया, तो दुनिया भर में ऑयल एंड गैस का दाम बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें मिला के इसको इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट स्टॉर्म। परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब है सारी गड़बड़ जो हो सकती है एक साथ हो गई है, अब संभालो इसको। जी, अगला सवाल जो आ रहा है वो अकबर शेख का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो बोल रहे हैं कि ये सवाल आपके सीटीसी और नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा है, जिसमें आपने कहा था कि भाजपा और मोदी सरकार को हिंदू मध्यम वर्ग का अटूट समर्थन है, इसलिए सरकार वास्तव में पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि या फिर सांप्रदायिक हिंसा में वृद्धि और देश की सामान्य खराब आर्थिक स्थिति से चिंतित नहीं है। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या बार बार होने वाली सांप्रदायिक हिंसा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है? देखिए, अगर ज़्यादा स्तर पर होती है और बार बार होती है तो ज़रूर करती है, और ये लोगों को खुद भी समझ आ जाता है। जैसे आप देखिए, ये बात ध्यान से कहनी चाहिए, क्योंकि कभी नज़र न लग जाए। जैसे वाराणसी है, वाराणसी में एक समय बहुत दंगे होते थे, अब नहीं होते, क्योंकि लोगों को भी वहाँ समझ आ गया, जैसे अर्थव्यवस्था आगे गई, वहाँ से निर्यात बढ़े, तो लोगों को समझ आ गया कि जो वहाँ की सिल्क बनती है, जो रेशम की साड़ियाँ बनती हैं, सिल्क की साड़ियाँ, वो तो ज़्यादातर मुसलमान हैं जो बनाते हैं, और जो व्यापारी हैं जो उनको खरीदते हैं और फिर जिनका निर्यात करते हैं वो ज़्यादातर हिंदू हैं। तो अगर आपस में लड़ेंगे तो फिर आप व्यापार कैसे करेंगे जी? तो ये एक तरह से जो शांति है ये व्यापार चलने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर लार्जर स्केल पे होगा तो इससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा जी। अगला सवाल जो है वो आदित्य का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि लाउड स्पीकर राजनीति के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे की भूमिका पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, राज ठाकरे एक पेपर टाइगर हैं। वो बहुत शोर करते हैं, हेडलाइंस होती हैं, फिर गायब हो जाते हैं। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि ठाकरे परिवार, ये बाला साहब एक अलग तरह के कैरेक्टर थे। अच्छा। लेकिन बाला साहब ने भी पर्सनल रिस्क अपने ऊपर कभी नहीं लिया। जैसे देखिए, इमरजेंसी पे उन्होंने सपोर्ट किया इंदिरा जी को, कभी दिल्ली भी नहीं आए,
तो उनको अपना मुंबई का नाराज हो जाते हैं आजकल बम्बई बोलो तो मुंबई का और महाराष्ट्र का वहाँ पे उनको अपना प्रभुत्व चाहिए। उसमें उनसे लड़ने के लिए असली ठाकरे अपने आप को कहने के लिए भतीजा कभी नहीं कर सकता है। और ये राज ठाकरे ने शुरू से ही ऐसा किया है, उसका न्यूसेंस वैल्यू है, अभी भी थोड़ा बहुत न्यूसेंस करेंगे। और अभी देखिए यही राज ठाकरे अभी 3 साल पहले राष्ट्रीय चुनाव में यही वीडियो बना के मोदी जी को कोस रहे थे और सब लोग बड़े खुश थे, खास करके सेक्युलर जमात के लोग बड़े खुश थे कि देखो जी राज ठाकरे भी मोदी जी को ठोक रहा है, राइट। अब उधर चले गए तो वो एक तरह से एक एंटरटेनर हैं। जैसे फिल्मों में जब कोई बहुत संजीदा मामला हो जाए तो बीच में कोई कॉमेडियन आ जाता था, पहले जॉनी वॉकर या महमूद या राजेंद्र नाथ, जो पहले देखने वाले हैं वो सब बात को जानेंगे। तो ये कुछ ऐसे ही हैं। तो अभी एक तरह से कॉमिक इंटरलूड है ये। अगला सवाल जो है वो अमित चाटे का आ रहा है, जो पूछ रहे हैं कि जब भारत सरकार म्यांमार में सितवे पोर्ट का निर्माण कर रही है, इसी वक्त बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट को नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स को जोड़ने का प्रस्ताव आना, दोनों परिस्थितियों में भारत के हित में क्या होगा? देखिए दोनों ही भारत के हित में है और भारत दोनों को ही करने की क्षमता रखता है जी। इसमें मैं कहूँगा कि बल्कि एक थोड़ी इतनी अच्छी बात नहीं है कि सितवे जो बंदरगाह है उसका काम बहुत धीरे हो गया है। धीरे कुछ इसलिए भी हो गया कि म्यांमार में गड़बड़ है, कुछ इसलिए भी हो गया कि वो मिजोरम से होना है, वहाँ पे कुछ समय लग गया। बाकी हमारे यहाँ नौकरशाही काम करती है, अपनी स्पीड पे काम करती है। तो यही काम अगर चीनी कर रहे होते अब तक अब चकाचक हो गया होता और चल रहा होता, तो बहुत समय लगाया गया है। लेकिन जो भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, अगर भारत को अपने आप को पूर्व की तरफ खोलना है, क्योंकि पश्चिम की तरफ तो हम फंसे हुए हैं, पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, फिर ईरान है, फिर सेंट्रल एशिया पहाड़ है, तो पूर्व की तरफ लेकिन जो है दुनिया का सबसे रिसर्जेंट जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो पूर्व में हैं। अभी देखिए किशोर महबूबानी हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं ये फॉरेन अफेयर्स पे सिंगापुर के, वो इस हफ्ते मेरे गेस्ट हैं ऑफ द कफ में, आप देखिएगा ज़रूर उसको, मंडे को 9 तारीख को। उन्होंने कहा कि आज से 10 साल पहले कुछ बता रहे थे कि जापान की जो जीडीपी थी वो आसियान के जो 10 देश थे उनसे करीब 3 गुनी थी, 5 गुनी कुछ ऐसी थी, अब सिर्फ 1.5 गुनी है और 2030 में बराबर हो जाएगी। अच्छा। तो जो भारत के पूर्व की तरफ है, यहाँ सबसे बड़ी बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत को वहां पहुंचना है। इसलिए लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए जरूरी है कि दोनों ही ये प्रोजेक्ट, चिटागोंग प्रोजेक्ट भी और सितवे भी, दोनों आगे चले। आखिरी जो 2 सवाल मैं लूंगी वो खेलकूद से जुड़े हुए हैं। पहला जो सवाल है वो होराइजन वर्ड्स का है, जो पूछ रहे हैं कि लक्ष्य सेन जैसे उभरते नए सितारों के साथ भारतीय बैडमिंटन किस तरह से आगे बढ़ रहा है? देखिए बहुत अच्छी बात है कि भारतीय बैडमिंटन में काफी समय से पुरुष इतने उभर के नहीं आए थे, लेकिन अभी पीछे से कुछ आने शुरू हुए हैं। किदाम्बी भी हैं, श्रीकांत, HS प्रणॉय, और अब लक्ष्य तो और भी मेधावी लग रहे हैं उनके सामने, तो ये अच्छी बात है। और पीछे कुछ दिनों में मैं कहूँगा कि PV सिंधु भी पहले से बेहतर खेली है। हालांकि एक सेमीफाइनल वो हार गई गुस्से में आके, एक पॉइंट के ऊपर झगड़ा करके, उसमें अच्छी पोजीशन में थी, तब वो जीत सकती थी जी। तो इंडियन बैडमिंटन पुरुषों के कुछ आगे आने से अब पहले से बेहतर लग रही है। कुछ ये अंदेशा होने लगा था कि क्योंकि साइना नेहवाल अभी टॉप लेवल पे इतना नहीं है और PV सिंधु भी कब तक खेलेंगी, तो लग रहा था कि इंडियन बैडमिंटन में कुछ टैलेंट का अभाव होने वाला है, पर लक्ष्य सेन से एक नई उम्मीद पैदा हुई है। अगला जो सवाल है सागर अग्रवाल का है, जो पूछ रहे हैं कि RCB का प्रदर्शन हर सीजन में इतना खराब क्यों होता है? देखिए ये किसका प्रदर्शन कितना होता है, खराब होता है, अच्छा होता है, ये बात उनसे पूछनी चाहिए जो लोग टीम बनाते हैं। जैसे इस समय बॉम्बे का क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि आप देखिए कि बॉम्बे ने ऐसे स्टार ढूंढे हैं कि उनकी बॉलिंग बहुत कमजोर हो गई है। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं अरे यार मैं सारे छक्के चौके मारने वाले ले आऊं तो बॉलर्स का मतलब ही नहीं है। अब देखिए कितना प्रेशर है वहां बुमराह अकेले के ऊपर, लेकिन अकेला वो 20 ओवर तो नहीं डाल सकता, 4 ही डाल सकता है ना। तो उसके अलावा मुंबई के पास बॉलर की प्रॉब्लम है। तो ये जब आप टीम की कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, जब आप बोली लगाते हैं, आपके पास एक सीमित बजट होता है। ये नहीं कि आपकी अंबानी की टीम में तो आप 500 करोड़ खर्च कर दें, ऐसे नहीं होता। वहाँ नियम है कि आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं जी। उसमें भी आप इतने रिटेन कर सकते हैं, पहले वाले इतने नए ले सकते हैं,
फिर आपको अगर खिलाना है जिस दिन, उस दिन आप सिर्फ 4 विदेशी खिलाड़ी खिला सकते हैं। तो वो कौन से 4 आप खिला रहे हैं? तो ये सब टीम मैनेजमेंट की देखने की बात है। तो मैं कहूँगा कई साल से ये एक बेंगलोर के टीम मैनेजमेंट में बहुत कमज़ोरी नज़र आई है। और वही कुछ, और इस बार के आईपीएल में अगर आप देखें, वो लोग जो पुराने स्टार्स को लेके आए हैं और या उन पर निर्भर हैं, वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। तो कम से कम आप देखिए किरण पोलार्ड, वैसे उनका मुझे पेट देख के लगता नहीं कि वो क्यों खेल रहे हैं, पर ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, जब भागना वागना पड़े थोड़ा भाग लेते हैं, लेकिन वो कुछ अभी कोई मैच नहीं जीत पा रहे हैं अभी तक अपने आप। ऐसे ही काफ़ी और स्टार्स का है, लेकिन जो लोग खेल रहे हैं वो सब नए लोग हैं। उमरान मलिक, वो तो बॉलर हैं। अब मोहसिन खान एक आ गए, मेरठ के ही हैं, वो भी बॉलर हैं। ऐसे अगर बैट्समैन आप देखें तो ये ऋतुराज गायकवाड़, जबरदस्त बैट्समैन है, बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स को सीधा 6 मारता है। तो आप देखें कि आईपीएल जो है ये T20 है। T20 नौजवान खिलाड़ियों का खेल है, और T20 उनका खेल है जिनको अपनी रेपुटेशन का इतना डर नहीं है कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, क्योंकि इसमें आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप 2 मिनट 4 मिनट सेट हो ले। आप सेट होने लगे, बोले यार 1 मिनट सांस ले लेता हूँ, तो 4 बॉल निकल जाती हैं, आस्किंग रेट बढ़ जाता है। तो आप देखिए इसमें वो टीम अच्छा करेगी जिसके पास नौजवान टैलेंट है और जो बिना डर के फियरलेसली खेलेगा। अब T20 अगर आप समझना चाहें तो अब याद करें कौन सी टीम थी भारत की जो T20 वर्ल्ड कप जीत के आई, जो धोनी की टीम थी। उस टीम में बहुत नए लोग थे। उस टीम में सारे जो स्टार थे, खास करके बैटिंग के स्टार थे, सब छोड़ दिए थे हमने पीछे। वो बिल्कुल नई टीम थी। अब वो जोगिंदर शर्मा ने वहाँ पे बॉलिंग की, ना उसको किसी ने पहले देखा ना बाद में देखा। तो इसको कहते हैं हॉर्सेस और कोर्सेस, जैसा आपका मैदान हो वैसे घोड़े लाइए आप। तो आईपीएल T20 ये नौजवान लोगों का खेल है। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आप सभी से एक बार फिर शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप हमें इतने ढेर सारे सवाल हर हफ्ते भेजते हैं। आपको एक और बार बता दूं कि ये सवाल आप हमारे कम्युनिटी पेज पर, यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पर एक हम पोस्ट डालते हैं हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ के शो के लिए, उस पर आप कमेंट करके हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। आप हमें अपने सवाल ट्वीट भी कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम भी अब जाके आईपीएल देखनी शुरू करते हैं। बिल्कुल।